हेलो दोस्तों, आप सभी का विष्णु फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग आए हैं और ये टॉपिक है आपका कैपेसिटर। ये एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हर एक टाइप के एग्जाम्स में आपको इससे भर भर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर के सारे थ्योरीज, सारे डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पर आप अपना प्यार इसी तरीके से इस वीडियो को देते रहे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। आप अगर इस वीडियो को बहुत ही सिंसियर तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा और आपके 100% मार्क्स आने की गारंटी रहेगी फिर आपकी। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि इस लेक्चर में हम लोग किन किन बातों को डील करेंगे उसे आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। उसके बाद कैपेसिटर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की और वो होती है कैपेसिटेंस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ये बात को डिस्कस करेंगे कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तो जनरली पता है आप लोगों को कि 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा आपका सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। और ये तीनों कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटेंस होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, कितने तरीके से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, इन सारे टर्म्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला बात है हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं कैपेसिटर को जब भी डिफाइन करूं तो कहता हूं कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड आपका डिवाइस है, तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें आपके कितने टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, 2 टर्मिनल आपके प्रेजेंट होते हैं और दैट स्टोर द एनर्जी, जो क्या करता है एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आप क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। फिर से एक बार, कैपेसिटर कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और उसमें कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। और ये काम किसके लिए करता है, तो कहते हैं कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। इसे चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो चलिए कैपेसिटर अगर आप समझ गए यहाँ पे, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। जैसा आपको यहाँ पे लिखा गया है, कैपेसिटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा आपका होता है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो फिर से माइंड में मेकअप करके चलिएगा, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा क्या होता है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा क्या होता है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग यहां पर कैपेसिटेंस का बेसिक मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सके। अब एनर्जी स्टोर करने के लिए उस कैपेसिटर को चार्ज होना पड़ेगा आपका, और चार्ज आने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब डायरेक्टली है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कैपेसिटर पर आपकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। तो कोई कहे कि कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रखा है, इसका मतलब क्लियर कट समझिएगा कि उस कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए यहां देखते हैं कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया। बोला गया था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है, तो ये कैसी कैपेसिटी है, टू स्टोर एनर्जी, जो अपने अंदर एनर्जी को क्या कर सके, स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सके। इसी टर्म को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर हमने यहां पे लिया। अभी आप लोग यहां पर देखेंगे भी, आगे चलकर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन भी करेंगे यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर लिया और हमने एक बैटरी को यहां पर कनेक्ट किया। तो देखिए
कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, इस बात को समझने के, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, तो चार्ज कैसे होगा इस बात को समझिएगा। यहां पे कैपेसिटर को जैसे ही आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की वर्किंग आपको समझनी पड़ेगी। बैटरी की वर्किंग क्या होती है कि बैटरी का काम सिंपल होता है, या सेल का काम सिंपल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने हाई पोटेंशियल टर्मिनल से उठा के लो पोटेंशियल की तरफ क्या कर देता है, डंप कर देता है। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन को लिया और इधर क्या कर दिया, डंप। और इस डंपिंग के प्रोसेस में बैटरी को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। अब बैटरी जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस तरफ क्या होगा आपका, ट्रांसफर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफर किया, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है आपका। ये वाला टर्मिनल कैसा चार्ज है आपका, नेगेटिव टर्मिनल है आपका। तो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता कहां पहुंच जाएगा, इस वाले प्लेट पे, और जिस प्लेट पे पहुंचेगा उस प्लेट पे कौन सा चार्ज लेकर जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा। अब देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन निकला था, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उधर कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इस रिपल्सन की वजह से ये प्लस मूव करता हुआ यहां पे आएगा और इस तरीके से इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो एक और प्लस एक और माइनस आएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर से एक प्लस एक माइनस आएगा, फिर से एक प्लस एक माइनस आएगा, फिर से एक प्लस एक माइनस आएगा, और इस तरीके से कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा आपका, चार्ज होगा। अब एक बात बताइए, बैटरी वर्क कितना करेगा, तो कहेंगे बैटरी की जो कैपेसिटी है उसी के बराबर का वर्क करेगा। मान लीजिए बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो अपने इस एनर्जी के बराबर ही बैटरी क्या करेगा, वर्क करेगा। और अगर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा बैटरी का तो वर्क भी क्या करेगा, ज्यादा। अगर वर्क ज्यादा करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो बताइए इस कैपेसिटर पर ज्यादा चार्ज स्टोर्ड होगा कि नहीं होगा आपका। अगर कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो बताइए इसके बीच की फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा आपका। तो इसका मतलब एक तरीके से देखिए, इस कैपेसिटर में जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ा इसका मतलब ज्यादा एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा। अब एक बात बताइए, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आप, कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं उसे, कैपेसिटेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CB। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेट करके चलिएगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, CB। अब देखिए जो ये कैपेसिटेंस है, ठीक है ना, ये जो कैपेसिटेंस है आपका, तो कैपेसिटेंस की अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है फैराड। क्या होती है, फैराड। पर हम कभी भी इस यूनिट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फैराड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट है आपका, तो हम बहुत छोटी सी यूनिट को यहां पर यूज करते हैं और कहते हैं इसकी प्रैक्टिकल यूनिट, जो आप प्रैक्टिकली आप अपने लैब में यूज करेंगे, प्रैक्टिकली यूनिट इसका क्या होगा आपका, माइक्रोफैराड। क्या होगा आपका, माइक्रोफैराड होगा, जिसको आप माइक्रो को म्यू से और फैराड को F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे क्या हम फैराड 1 फैराड के बराबर का कोई कैपेसिटर बना सकते हैं, तो आप कहेंगे बना तो सकते हैं, पर उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से हम इसको प्रैक्टिकली कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्ट हमेशा किस टाइप के कैपेसिटेंस को कर सकते हैं या किस टाइप के कैपेसिटर को करेंगे, तो आप हमेशा कहेंगे हम माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को ही हम जनरली यूज करते हैं। आप किसी भी फैन का कंडेंसर तक में आप देखिएगा, आपको माइक्रोफैराड में ही आपको वहां पे उसकी कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो ये होती है आपकी कैपेसिटेंस। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कैपेसिटेंस क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब किसी कैपेसिटर की
कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, जो अपने अंदर एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो ऐसे स्टोरिंग डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पे यहां पर डिस्कस करेंगे, जो क्या है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग दो प्लेट लेते हैं और दोनों प्लेट को पैरेलली प्लेस्ड करते हैं। ये जो पैरेलली प्लेस्ड किए ना, इसी से एक नाम यहां पर जनरेट हुआ पैरेलल। और क्योंकि दो प्लेट को हम यहां पर प्लेस करते हैं तो आपका प्लेट, और इस प्लेट पे हम चार्ज को स्टोर करवाते हैं, तो स्टोरिंग डिवाइस है, तो इसका नाम क्या देंगे, कैपेसिटर। तो इस तीनों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है कि व्हेन टू पैरेलल प्लेट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, अगर कोई, जैसे यहां पर देखिए दो प्लेट हैं आपके यहां पे, और दोनों प्लेट को हमने बैटरी से यहां पर क्या किया है, कनेक्ट किया है। द प्लेट्स आर चार्ज्ड, तो प्लेट्स धीरे धीरे क्या होंगे, चार्ज्ड होंगे। अभी जस्ट हमने यहाँ पे सीखा था कि प्लेट पे चार्ज कैसे आएगा, मैं फिर से यहां पर रिपीट करूंगा कि चार्ज कैसे आएगा। एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, और आपके उस चार्ज के आने की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एस्टैब्लिश्ड होगा बिटवीन देम, उन दोनों प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। देन दिस सेटअप इज नोन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी टाइप के सेटअप को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। देखिए हम सिंपली क्या करते हैं, दो प्लेट को हम पैरेलली इस तरीके से प्लेस करते हैं, और एक प्लेट को हम बैटरी की हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं, और दूसरे प्लेट को बैटरी की लो पोटेंशियल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो एक पॉजिटिव, एक क्या हो गया, नेगेटिव। अब बैटरी की वर्किंग तो आपको भी जस्ट हमने बताया था कि बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लेना और लो पोटेंशियल पे डंप कर देना। तो ये बैटरी क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लेगा और लो पोटेंशियल पे क्या कर देगा, डंप कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है बताइए, नेगेटिव, और ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता इस वाले प्लेट पे आएगा, तो यहां पर क्या लगा देगा, माइनस चार्ज को लेकर आ जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इस रिपल्सन की वजह से प्लस चार्ज यहां आकर बैठ जाएगा। तो बताइए एक प्लेट नेगेटिव, दूसरा प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इस ट्रांसफर में बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यही वर्क कंटिन्यूअस मैनर में अगर आपको बैटरी करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, फिर दो इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर तीन इलेक्ट्रॉन हुआ, इस ट्रांसफर की वजह से एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस तरीके से आपका प्लस और माइनस आने की वजह से इनके बीच में क्या एस्टेब्लिश्ड होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एस्टैब्लिश्ड होगा, जो कि इस 3D डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, दो प्लेट, दोनों को पैरेलली प्लेस कीजिए, एक टर्मिनल के साथ पहले वाले प्लेट को कनेक्ट कीजिए जो कि हाई पोटेंशियल होगा, और दूसरे प्लेट को बैटरी के लो पोटेंशियल से कनेक्ट कीजिए। बैटरी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इन प्लेट्स पे आ जाएगा चार्ज, चार्ज के आने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से एक तरीके की एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो ऐसा अगर कोई कैपेसिटर है, दैट कैपेसिटर इज नोन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन, किसी भी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करने की मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा कि कितना कैपेसिटी है इसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की।
और जो तीसरा टर्म आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई कैपेसिटर के अंदर, ये आपको तीसरा टर्म पूछा जाएगा। और चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि कितनी एनर्जी डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ये आपको फोर्थ टर्म पूछा जाएगा। और साथ ही साथ अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम कहते हैं हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो ये पांचवा टर्म, ये 5 टर्म आपको यहां पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए बैक टू बैक हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपेसिटर में कितना होगा, उसकी वैल्यू को हमें यहां क्या करना है, मैथमेटिकली डिराइव्ड करना है। तो फिर देखते हैं, चलिए यहां देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, उसके एक टर्मिनल को बैटरी की हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते हैं और जो दूसरी टर्मिनल है बैटरी के साथ उसकी लो पोटेंशियल को कनेक्ट करते हैं। एज यूजुअल बैटरी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम इट्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जिसकी वजह से इस वाले प्लेट पे आपका कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस वाले प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव। और इस तरीके से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज्ड। अगर चार्ज्ड होगा तो कहेंगे इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, तो हम कहेंगे जितना प्लस आएगा, और इस पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर हुआ उसके कारण माइनस क्यू, और इस वाले प्लेट पे प्लस क्यू का चार्ज आपको आ जाएगा। अब इसमें बोला गया कि आप प्लस है माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसके मैथमेटिकल फॉर्मूला को आप डिराइव कीजिए यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद हम लोग इनसाइड पे चलेंगे। आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अब आप बात को यहां पे समझिएगा, आउटसाइड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक पॉइंट को यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये पॉइंट इस कैपेसिटर के आउटसाइड है, बाहर के तरफ है। अब देखिए ये है प्लेट प्लस चार्ज का, और इस वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर जाएगा और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटसाइड में पॉइंट था आपका, उस पॉइंट पे अगर ऑब्जर्वर बैठेगा तो उसे लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो मतलब प्लस वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपका प्रोसीड करेगा। तो कहेंगे आप यहां पे आपका ये प्लस वाले प्लेट के कारण का चार्ज है आपका। दूसरा नेगेटिव चार्ज प्लेट है, अब ये माइनस है, तो हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था नेगेटिव चार्ज प्लेट जो होगा आपका, उस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके टर्मिनेट होगा, मतलब नेगेटिव पर आकर टर्मिनेशन का काम करेगा। तो बताइए जब टर्मिनेट होने के लिए आएगा और उस आउटसाइड पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो आप कहेंगे नेगेटिव वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो आप कहेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E प्लस माइनस E माइनस। इतनी बातें क्लियर। अब प्लस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए ये तो थिन प्लेट है, और थिन प्लेट का प्रीवियस वाले लेक्चर को अगर आप रिकॉल करेंगे तो उसमें आपको थिन प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको उस लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव करवाया गया है। अगर आपको नहीं पता है अगर ये फॉर्मूला, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहां पर आपको कैसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक थिन चार्ज्ड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, आपको वहां पता चलेगा। साथ ही साथ अब माइनस वाला प्लेट, तो जितना चार्ज ये उतना ही चार्ज ये भी रहेगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू तो सेम रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताइए, दोनों सेम टर्म है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
आउटसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के प्लेट के बाहर की बात करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी 0, मतलब कि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं होगी। आप इस वाले पॉइंट की बात करिए या आप इधर किसी पॉइंट की बात करिए, हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए ये तो आउटसाइड की बात हुई। अब इनसाइड में क्या होगा, तो इनसाइड में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनसाइड के लिए कहते हैं इनसाइड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब अगर इनसाइड चाहिए तो इनसाइड पे हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। अब देखना थोड़ा ध्यान से, ये पॉइंट है, इधर आपका पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पे आपका प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करेगा। तो एक बात बताइए, जब ऑरिजिनेट करेगा तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, प्लस चार्ज, ठीक है। उसके बाद माइनस चार्ज का ध्यान से समझिएगा, ये है माइनस चार्ज, ठीक है, और तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज, मतलब माइनस चार्ज पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगा। तो अगर ये पॉइंट है और यहां ऑब्जर्वर बैठा है तो उसे क्या लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, माइनस वाले पे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप कहेंगे माइनस वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। अब एक बात बताइए, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया आपका सेम, तो हम दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे ऐड। तो कोई हमसे बोले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे प्लस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी जस्ट हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और सिग्मा क्या होता था, तो आप कहते हैं कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया गया था, चार्ज अपॉन एरिया, मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो आप सिग्मा के जगह पे क्या लिख सकते हो Q अपॉन A और नीचे एप्सिलॉन नॉट, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन आता है, क्या कंडीशन है, कहते हैं इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ध्यान रखिएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब होता है आपका कोई भी इंसुलेटर टाइप मीडियम जो किसी भी चार्ज को कंडक्ट ना करे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर दे, आपको पास करने के लिए अलाउ कर दे, और चार्ज को तो बिल्कुल ही वो ट्रांसफर ना करे, ऐसे मीडियम को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंसुलेटर टाइप मीडियम होना चाहिए। तो कहते हैं अगर इस कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर आपने फीड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए आप याद रखिएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन R तो यहां पर भी है, एप्सिलॉन R यहां पर भी है, पर आप अभी फिलहाल वहां पर एयर या नहीं तो वैक्यूम कंसीडर किए थे, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है 1 होती है, इस वजह से यहां एप्सिलॉन R आपको दिख नहीं रहा था, ध्यान रखिएगा। पर जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और उस वैल्यू को रखना पड़ेगा आपको वहां पे, तो इस वजह से E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब अगला क्वेश्चन आएगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना है तो हम क्या करें, तो आप देखिए इस फॉर्मूले को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंक्रीज करेंगे, तो आप बोलेंगे चार्ज को इंक्रीज करेंगे, और चार्ज कैसे इंक्रीज होगा, तो बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाइए तो आपका चार्ज क्या होगा ज्यादा स्टोर्ड होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा स्टोर्ड होगा। इसके बाद एरिया पर देखिए, एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और एरिया घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा। और तीसरा फैक्टर जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है वो होता है आपका मीडियम। अगर मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे आप
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर आपका होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल सा माइंड में रखिएगा, आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, बिटवीन द प्लेट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जब एयर होगा तो, और अगर मीडियम आ जाए तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग इसमें एक और टर्म को यहां पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। कैपेसिटेंस, आखिर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था आपका, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, मतलब कितनी कैपेसिटी है उसको कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सके, बस उसी का वैल्यू आपको यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डिराइव करना है यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक कैपेसिटर को लेते हैं यहाँ पे एज इट इज, इसको बैटरी की हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को बैटरी की लो पोटेंशियल के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये जो बैटरी है इसका काम क्या रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लेगा, लो पोटेंशियल पे क्या कर देगा, डंप कर देगा। जैसे ही ये डंप करेगा तो इसके एक प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और दूसरे प्लेट पे क्या चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव, और प्लस से माइनस के बीच में क्या सेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें आपको यहाँ पे, आपने अभी तक इतनी बातों को डिस्कस किया हुआ है। अब क्या करेंगे भाई, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है एनर्जी को स्टोर करने की। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम कहते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, मतलब छोटा सा मोशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ही क्यों, अपोजिट क्यों नहीं, तो आप अपोजिट भी कर सकते, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एक फॉर्मूला जो आप लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में, क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dx, क्या था, E डॉट dx। ये फॉर्मूला आपने डिराइव किया था वहां पे, याद कीजिएगा। अब एक बात बताइए, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक बात बताइए, अगर आप प्लस वाले प्लेट से चल रहे हो तो इनिशियल तो प्लस वाला हो गया, और गए कहां तक आप, तो माइनस वाले प्लेट पे गए, तो फाइनल क्या हो गया आपका, माइनस वाला प्लेट हो गया। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि स्टार्टिंग कहां से किए, प्लस वाले प्लेट से, गए कहां पे, माइनस वाले प्लेट पे। तो आप कहेंगे कि चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल वाले प्लेट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल वाले प्लेट का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस, और आप सबको पता है डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस लगेगा। अब एक बात बताइए, E और dx दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब एक बात बताइए, माइनस अगर इधर आएगा तो क्या होगा, v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dx। अब एक बात बताइए, ये तो हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से। साथ ही साथ इन दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है जनरली, मतलब ये जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस काफी कम होता है। अगर काफी कम है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, और इस वजह से वो इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन dx। अगर मैं छोटे छोटे डिस्टेंस को अगर इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ दूं, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा, तो जितना दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वही होगा। अगर जैसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए, फिर ऐड किए, फिर आगे वाले को लिए, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, और सबको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, d। तो आप कहेंगे dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, dx का d नहीं रख रहा हूं यहाँ पे, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट 0 से d जब आप रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, d। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ed। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, और ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा छोटा सा फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में हर जगह
कहीं पर भी आपका यूज हो सकता है, तो माइंड में जरूर इस बात को बैठाइएगा, V इज इक्वल टू ED। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा आपका। तो देखिए कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी। तो एक बात बताइए, Q को एज इट इज छोड़िए, C को एज इट इज छोड़िए, V की जगह क्या लिख सकते हैं, ED। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ED। अभी जस्ट हमने ड्राइव किया था V इज इक्वल टू ED, हमने फिट कर दिया वहां पे। अब एक बात बताइए, Q का Q, C, E, अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया था, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, अभी जस्ट 10 से 15 मिनट पहले हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं तो इसका मतलब है इन दोनों प्लेट के बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर, या नहीं तो आपका क्या प्लेस्ड है, आपका वैक्यूम। तो ध्यान रखिएगा, चाहे तो एयर होगा या नहीं तो वैक्यूम होगा, इनटू ये तो E की वैल्यू हो गई इनटू D। अब एक बात बताइए, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और इस तरीके से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को यहां पर डिटरमाइन करेंगे। पर एक बात बताइए, इस कैपेसिटेंस की मैथमेटिकल फॉर्मूला में क्या कोई वेरिएबल सा टर्म है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ये वेरिएबल सा टर्म नहीं है, ये उन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है जो कि इसकी फंडामेंटल डायमेंशन है, बस उसी पे आपका क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। जैसे कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पर। तो किसी भी कैपेसिटर का एरिया आप सडन चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एरिया तो फिक्स्ड हो जाएगा ना आपका। तो आप कहेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्टेंस पर देखिए, डिस्टेंस पे कैसा है आपका, इनवर्सली, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगा। इसलिए कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या रखते हैं, काफी कम रखते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप मीडियम को बढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं, कहते हैं इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है बिटवीन प्लेट्स, अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो बताइए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आएगा, एप्सिलॉन R अपॉन D। अब देखिए जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करनी है तो एरिया बढ़ाइए, डिस्टेंस घटाइए, डाइलेक्ट्रिक को लेकर आइए। इसलिए जितने भी कैपेसिटर बनते हैं सब कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका जरूर इंसर्ट रहता है। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो आप इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, और ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब आप कहेंगे कि कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों कैपेसिटर को हमें कंबाइन करना है। तो कैपेसिटर को कंबाइन करने का दो मेन पर्पस है। पहला, अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है तब आपको जरूरत पड़ेगी कॉम्बिनेशन को। अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 माइक्रोफैराड का आपका कैपेसिटर है आपके पास, पर आपको रिक्वायर्ड है 1 माइक्रोफैराड, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके लिए 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए तो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी हो, बढ़ानी हो या घटानी हो तो उसी के लिए हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। अब जोड़ने का तरीका कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 तरीका होता है जोड़ने का। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके क्वेश्चन जनरली बहुत ज्यादा आपको अगर देखा जाए तो कंपटीशन में आपके पूछे जाते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पे डिस्कस कर ले। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कहता हूं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर
अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अगर इस तरीके से इस पैटर्न में अगर आप अरेंज करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट या ऐसे कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर देन टू कैपेसिटर, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को अगर आप कनेक्ट करते हैं वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, then such combination of capacitor is known as the series combination। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्लियर कट है, जब भी आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर, दूसरे के बाद तीसरा कैपेसिटर, अगर इस टाइप से अगर आप कंबाइन करते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगी, उसकी वैल्यू को आपको यहां पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम इसको डिराइव करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं सबसे पहले ये कैपेसिटर, ये एक दूसरा कैपेसिटर, ये एक तीसरा कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर हो गया और तीनों कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी क्या करेगा? अपना काम करेगा। और क्या काम है उसका? इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लेना और लो पोटेंशियल पे डंप कर देना। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लिया और कहां डंप कर दिया? लो पोटेंशियल की तरफ डंप कर दिया इसने। अब देखिए ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? आपका रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ किस वाले प्लेट पे चला जाएगा? इस वाले प्लेट पे। और जहां जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज लेकर जाएगा? माइनस चार्ज। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है तो यहां कौन सा चार्ज है? प्लस, और प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, और इस रिपल्सन की वजह से इस वाले प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, एक पे पॉजिटिव और उधर वाले पे नेगेटिव, बीच वाले प्लेट पे अभी कोई भी चार्ज आपको यहां पे नहीं आया है। अब बताइए अगला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो एक प्लस एक माइनस, फिर अगला ट्रांसफर होगा तो एक प्लस एक माइनस, फिर अगला ट्रांसफर होगा तो एक प्लस एक माइनस, और इस तरीके से जितना चार्ज प्लस का इस वाले प्लेट पे आएगा उतना ही माइनस में यहाँ पे चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो इस पे प्लस चार्ज और इस वाले पे क्या होगा? माइनस चार्ज। अब देखिए ये प्लस चार्ज क्या करेगा, क्योंकि कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस काफी कम होती है और ये है कंडक्टर, तो यहां पर वो इंडक्शन की फेनोमेनन को लगाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने इंडक्शन के प्रोसेस को समझाया था कि अगर किसी चार्ज बॉडी के सामने एक अनचार्ज अगर कंडक्टर रख देंगे तो ये क्या करेगा? उसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज प्लेट है ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस वजह से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। अब देखिए इस वाले जो सेट था यहाँ पे, इस पर तो कोई भी चार्ज हमने नहीं दिया था, पर अगर माइनस क्यू चार्ज आया है तो इस वाले प्लेट पे क्या आएगा? प्लस क्यू, क्योंकि दोनों मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू आ गया। वैसे ही अब इस पे प्लस आया तो ये उसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचेगा, अगर खींचेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? आपका नेगेटिव, माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू यहाँ आएगा तो प्लस क्यू आपको यहाँ पे जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर क्या होते हैं? चार्ज्ड होते हैं। अब एक बात बताइए, इसकी कैपेसिटेंस को मान लेते हैं C1, इसकी कैपेसिटेंस को C2, इसकी कैपेसिटेंस को C3। इस पर जो चार्ज आया Q1, इस पर जो चार्ज आया Q2, इस पे जो चार्ज आया Q3। और बैटरी की अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो मान लीजिए इसकी पोटेंशियल है V, तो जितनी एनर्जी को देगा
कुछ एनर्जी पहले वाला कैपेसिटर एब्जॉर्ब करेगा, कुछ दूसरा वाला, कुछ तीसरा वाला। इस तरीके से ये तीनों कैपेसिटर अपनी अपनी एनर्जी को स्टोर करेगा। तो कहते हैं ये इसकी पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी V1, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V2 और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा V3 होगा। तो इस तरीके से ये पूरा कैपेसिटर आपका चार्ज्ड होगा। अब बात करते हैं कि अगर ये 3 लगा है कैपेसिटर तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक बात तो आप यहाँ पे डायग्राम में याद रखिएगा कि जो पहला वाला चार्ज प्लेट पे, दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों का बराबर होगा और ये बराबर होगा जितना बैटरी अपना चार्ज को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो कहते हैं यहाँ पे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आप एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे अगर चले तो आप कहेंगे बैटरी के पास जितनी एनर्जी थी वही एनर्जी तो तीनों कैपेसिटर में बटी होगी आपकी। तो आप कहेंगे पहले वाला कैपेसिटर का एनर्जी, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, तीनों का सम आपका हमेशा क्या होगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV, देन V इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन C। कहते हैं बैटरी ने कितनी चार्ज को ट्रांसपोर्ट किया था, तो आप कहेंगे Q चार्ज को ट्रांसपोर्ट किया था, तो V की जगह क्या लिख देंगे आप यहाँ पे Q। और इस बैटरी को क्या लगेगा, ऊपर में एक कैपेसिटर दिखेगा क्या, नहीं, उसे तो एक इक्विवेलेंट सा लोड दिखेगा और उसी के बराबर वो चार्ज को क्या करेगा, वहां से ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो बैटरी को लगेगा कोई इक्विवेलेंट सा यहाँ पे एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा कैपेसिटर होगा जो इन तीनों के इक्विवेलेंट होगा, वो लगा होगा और ये बैटरी उसको एनर्जी की सप्लाई दे रहा होगा। इसलिए इस बैटरी को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि ऊपर में कोई एक ही लगा है और वो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर है। अब एक बात बताइए, V1 को क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन C1, इसको Q2 अपॉन C2, इसको Q3 अपॉन C3। अब देखिए यहां पे Q1, Q2, Q3 सब बराबर है बैटरी के द्वारा जितना भी चार्ज ट्रांसपोर्ट हुआ है उसके। तो आप Q1 के जगह Q लिखिए, Q2 के जगह Q लिखिए और Q3 के जगह Q लिखिए। तो Q को क्या करिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो क्या होगा Q अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q को क्या कर दीजिए कैंसिल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेंगे। तो कोई आपसे पूछेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट कह देना 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर n कैपेसिटर लगा होगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, प्लस 1 अपॉन C4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। और ध्यान रखिएगा कहते हैं अगर if all capacitor have equal capacitance, अगर सभी कैपेसिटर के इक्वल कैपेसिटेंस है तो आप कुछ मत करिएगा, 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C कहां तक लिखेंगे, n तक, तो क्या होगा n अपॉन C हो जाएगा। पलटी मारेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा C अपॉन n। अगर आप कहें 5 कैपेसिटर है और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है और सबको सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप कुछ मत कीजिए, 5/5 कर देना, 1 माइक्रोफैराड आपका आंसर होगा। तो इसे हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत सिंपल इस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल वाला अगर टर्म अगर आपको मिले तो आप डायरेक्ट ये वाला मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब आप देखिए हमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ी या घटी, तो आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो n टाइम्स आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है अगर किसी भी सर्किट में अगर मुझे कम कैपेसिटेंस की जरूरत है तो हम बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे ताकि उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए। यहां तक बातें क्लियर है।
तो ये बातें हो गई आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ है नहीं। हम कहते हैं कि कैपेसिटर को पहले सीरीज में था तो एक के बाद दूसरा, अगर पैरेलल है तो एक के नीचे दूसरे, दूसरे को नीचे तीसरे, तीसरे को नीचे चौथा। इस टाइप का अगर आप अरेंजमेंट करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, व्हेन 2 or more than 2 कैपेसिटर आर connected in parallel then such type of combination is known as the parallel combination। मतलब एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम समझ गए यहाँ पे, तो हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है इसकी। तो देखिए अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे, मान लीजिए ये पहला कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है आपकी C1, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C2, और एक तीसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C3, और तीनों को कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप बैटरी की हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कीजिए और इस वाले टर्म को बैटरी की लो पोटेंशियल के साथ क्या करिए, कनेक्ट कीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी और सेल क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल पे ट्रांसफर करेगा तो जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता जाएगा, और जैसे ही इस जंक्शन वाले पॉइंट पे जाएगा तो उसके पास अब 3 डायरेक्शन है, तो वो जिस कैपेसिटर का ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उस वाले प्लेट के पास वो चला जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो वो दूसरे वाले पे जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तीसरे वाले पे जाएगा, और फिर ये डिसाइड करेगा जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम वो कम इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि इस बैटरी ने क्यू चार्ज को यहां पे ट्रांसपोर्ट किया तो वो जो क्यू चार्ज है उसका कुछ पोर्शन पहले वाला कैपेसिटर लेगा, कुछ पोर्शन दूसरा वाला लेगा, और कुछ पोर्शन तीसरा वाला कैपेसिटर आपको यहां पे लेगा। इसके बाद कहते हैं बैटरी की जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वही तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि फिजिक्स में एक रूल होता है सेम वायर सेम पोटेंशियल। अगर वायर सेम रहेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, सेम। तो देखिए बैटरी की ये हाई पोटेंशियल, ये वायर आया, हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो यहां पर भी पोटेंशियल वही, यहां पर भी वही, और यहां पर भी यही। तो जितना हाई पोटेंशियल का रहेगा वैल्यू उतना आपका इस वाले प्लेट का रहेगा पोटेंशियल, फिर जितना आपका लो पोटेंशियल का है उतना ही ये तीनों प्लेट पे रहेगा। तो देखिए इस वाले प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस वाले का V2 और इस वाले का V3, और ये तीनों बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पे हमेशा यूज करेंगे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल। और ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेम वायर अगर सेम है तो सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, सेम होगा। इस रूल को आप हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं कि अगर ये 3 है तो 3 किसके बराबर का कैपेसिटेंस को होल्ड कर रहा है, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप एनर्जी की कंजर्वेशन को यहां पर यूज कीजिए। तो आप कहेंगे यहां पर एनर्जी नहीं, यहां पे आप चार्ज की कंजर्वेशन को यहां पर यूज कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप कहेंगे जितना चार्ज ये ट्रांसफर करेगा उसी चार्ज का कुछ पोर्शन इसमें जाएगा, कुछ इसमें, और बचा हुआ पोर्शन आपको Q3 में चला जाएगा, सॉरी C3 में चला जाएगा। तो कहेंगे बैटरी के द्वारा कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट किया गया, Q, और यही ये तीनों कैपेसिटर में जाकर आपका प्लेस्ड हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू CB, तो आप कहेंगे Q जो बैटरी के द्वारा आपका चार्ज सप्लाई हुआ तो CB लिखना है। तो आप कहेंगे बैटरी तो वहां पे इस बात को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा
कि ऊपर में 1 लगा है या 2 लगा है, उसको तो लगेगा कोई एक इक्विवेलेंट सा कैपेसिटेंस लगा है आपका, तो वो क्या कहेगा यहाँ पे C इक्विवेलेंट, और वोल्टेज बैटरी की V, इसका C1 V1, C2 V2, C3 V3। अब देखिए, अब आप कहेंगे V1 V2 V3 सब बराबर है बैटरी के पोटेंशियल की, तो आप कहेंगे C1V, C2V, C3V। V को क्या करिए आप कॉमन लीजिए, C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से V क्या होगा आपका कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए, यहां पे उल्टा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन से। इसमें जब आप पैरेलल में कनेक्ट किए तो ये सब के सम के बराबर रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और जब सम होगा तो वैल्यू तो आपकी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी सर्किट में अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आप किस में कनेक्ट कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और अगर घटाना हो कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आप किस में कनेक्ट कर दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इतनी बातें क्लियर है आपका। चलिए, अगर n कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब तो कहते हैं इफ n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर n कैपेसिटर को अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, और हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस, हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस, अगर सबकी कैपेसिटेंस अगर क्या हो इक्वल, तो आप कहेंगे इसके लिए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा NC। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, NC के बराबर होगी। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कैपेसिटर में। अभी तक रिकॉल कीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर कितने टाइप के हैं, तो बताया गया कैपेसिटर 3 टाइप के हैं। सबसे पहला आपका है यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी तक हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिर्फ 3 टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितना होगा, कॉम्बिनेशन कितना होगा। इस बात पे हमारा डिस्कशन हो गया। अब अगला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है एनर्जी स्टोर्ड का। तो चलिए उसके डेरिवेशन को देखते हैं। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मतलब किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए एक कैपेसिटर है और ये बैटरी है V, ठीक है। इस बैटरी ने क्या किया, अब कहेंगे कि बैटरी जितना वर्क करेगा, ध्यान रखिएगा, बैटरी जितना वर्क करेगा अपने वर्क के बराबर का, ठीक है ना, जितना बैटरी वर्क करेगा वही वर्क इस कैपेसिटर में जाकर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा आपका। सिंपल सा टर्म है। तो आप डायरेक्ट कहेंगे वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी must be equal to energy stored in the capacitor, stored in the capacitor। मतलब जितना बैटरी वर्क कर देगा उतनी ही कैपेसिटर में एनर्जी क्या होगी, स्टोर्ड। अगर बैटरी कम वर्क करेगा तो कैपेसिटर में एनर्जी कम स्टोर्ड होगा, अगर ज्यादा वर्क करेगा तो ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, स्टोर्ड होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्क डन को हम कैसे निकालें यहाँ पे बैटरी का, क्योंकि वो निकाल लेंगे तो वही एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, याद कीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बहुत ही पॉपुलर सा फॉर्मूला है
द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसी का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो एक बात बताइए, थोड़ा सोच समझ के, अगर इस बैटरी ने एक एलिमेंट्री चार्ज को dq को यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसके लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वो वर्क बहुत, अगर छोटा सा चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वर्क भी क्या होगा आपका, छोटा सा होगा। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल तो V है उस बैटरी का, तो V इज इक्वल टू dq अपॉन dq। तो बताइए dw इज इक्वल टू V इंटू dq हो जाएगा कि नहीं होगा आपका। तो आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला, dw इज इक्वल टू V इंटू dq, ठीक है। अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब कि बैटरी जितना वर्क कर रहा है सब छोटे छोटे वर्क को जोड़ दीजिए तो टोटल वर्क मिल जाएगा आपको। तो आप कहेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करिए आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डॉट dq। अब एक बात बताइए, छोटे छोटे वर्क को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा, और यही वर्क आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के बराबर का रहेगा। अब देखिए v, अब dq को क्या लिखे, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था q इज इक्वल टू CV, पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। अब एक बात बताइए, इस कैपेसिटर पे अगर dq चार्ज जाएगा तो इसकी पोटेंशियल dV से क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगा। फिर से अगर बैटरी ने dq चार्ज ट्रांसपोर्ट किया तो ये dq चार्ज इस पे जाएगा, अगर इसका चार्ज अगर dq से बढ़ा तो इसकी पोटेंशियल भी dV से क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो आप लिखेंगे dq इज इक्वल टू C इंटू dV। तो आप एक बात बताइए, dq के जगह पे आप डायरेक्ट इस वैल्यू को क्या कर दीजिए, फीड कर दीजिए, तो क्या होगा C dV। अब जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बाहर निकालिए, क्योंकि वो फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है आपका V डॉट dV। अब इस कैपेसिटर की पोटेंशियल कहां से कहां तक बढ़ेगी, तो आप कहेंगे जब कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो जीरो पोटेंशियल का रहेगा, और बैटरी क्या करेगा, अपने पोटेंशियल के बराबर का चार्ज इस पे देगा। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आप 0 वोल्ट से लेकर बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस तक आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि अगर x का पावर n डॉट dx है तो हमने क्या आपको बताया था कि पावर में एक जोड़िए और उसी नंबर से नीचे क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ये इंटीग्रेशन का रूल था आपका। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे कि v का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना है आपका 1, तो आप क्या करेंगे कि पावर में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2/2, लिमिट 0 से v। तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू C अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपका 0/समथिंग क्या होगा 0। तो आप कहेंगे वर्क इज इक्वल टू क्या होगी आपका हाफ CV²। अब आप देखिए इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करेंगे, मतलब कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो आपका कितना होगा, हाफ CV² के बराबर का होगा। चलिए इतनी बातें क्लियर है आपका। अब हम बात करते हैं कि इसकी बहुत सारी दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म भी होता है, उस फॉर्म को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे अभी रफ कर रहा हूं यहां पे। देखिए अगर मैं कहूं यहां पे कि वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ CV², तो आप कहेंगे एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV, एक फॉर्मूला था, अभी जस्ट कैपेसिटेंस में ही डिस्कशन हुआ है। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ, देखिए तो आप चाहो तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q/V। तो C की जगह क्या लिख दीजिए, Q/V इंटू V²। तो V का एक टर्म कैंसिल होगा तो वर्क का एक फॉर्मूला हो गया हाफ QV। हो गया कि नहीं हो गया आपका। तो ध्यान रखिएगा एनर्जी स्टोर्ड का आपका 2 फॉर्मूला हमें मिल गया अभी तक, हाफ CV²,
हाफ क्यू वी, तो दो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नंबर सेकंड। एक तीसरा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर तो होता ही है। अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहां पर देखिए C निकाले थे ना, अब यहां V निकालिए, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो क्या होगा, हाफ C की जगह C और V की जगह क्या लिख देंगे, Q अपॉन C का होल स्क्वायर। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C यहां से कैंसिल होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। और ये फॉर्मूला नंबर 3। अब देखिए टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 3। पहला हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा हाफ क्यू वी और तीसरा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब इन तीनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला में आप वैल्यू को फीड करना, आपको वर्क मिल जाएगा और बैटरी जितना वर्क करेगा उतनी ही कैपेसिटर के अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो इस तरीके से आप कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, आप इस तरीके से आप यहां पे डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसे समझते हैं। एक छोटा सा टर्म है जिसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। देखिए एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यहां पे ड्राइव करना होता है। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तो आपको पहले एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी, तो आप कहते हैं एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसका सरफेस एरिया आपका A है और डिस्टेंस कितना है D, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब एनर्जी स्टोर्ड कितना है आपका, तो किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड के 3 फॉर्मूले थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी और एक था आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यों ना क्यू स्क्वायर अपॉन 2C लगा ले। और वॉल्यूम कितना होगा, तो किसी भी कैपेसिटर का एरिया कितना है A और डिस्टेंस कितना है D, तो वॉल्यूम कितना होगा A इंटू D, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या देगा, आपका वॉल्यूम दे देगा। तो एक बात बताइए, हाफ तो बाहर आ जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन A D C, कैपेसिटेंस का C। अब आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन ए डी इंटू, और यहां पे क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D से D को क्या कर दीजिए, कैंसिल। और एक काम और कर लीजिएगा, एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर और एक एप्सिलॉन नॉट नीचे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में एक एप्सिलॉन नॉट आपका बच जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को हम लोग यहां पर यूज ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब एक याद कीजिएगा, अभी जस्ट आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, E, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो E स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस तरीके से जब भी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो आप हमेशा इसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं यहां पर आपको फिर से पूरा रिपीट कर देता हूं।
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाला था और इसका फॉर्मूला आया था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो आपका फॉर्मूला आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। तीसरा था कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात किए थे तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आया था। और जब आप पैरेलल की बात किए थे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखने को मिला था। नेक्स्ट था आपका एनर्जी स्टोर्ड, नेक्स्ट क्या था, एनर्जी स्टोर्ड, और इसके तीन फॉर्मूले थे, एक था हाफ CV स्क्वायर, एक था हाफ QV और एक था Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये तीन मैथमेटिकल फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का था आपका। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था वो था एनर्जी डेंसिटी, और इसका अभी जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया था हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातों को हम लोगों ने अभी इस टॉपिक पे क्या किया, डिराइव किया, और इस तरीके से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए फिर हम लोग यहां पर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को समझने की कोशिश करते हैं कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो देखिए जैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था वैसा ही आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर होता है। अब इसमें कहते हैं कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि हम दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट को कंसीडर करते हैं, और एक प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे सिस्टम ऑफ concentric spherical system is known as the spherical plate capacitor। देखिए इसकी सिंपल सा स्टेटमेंट यह कहता है कि the spherical capacitor is a circuit component that consists of two concentric conducting sphere। मतलब कितने स्फेयर होने चाहिए, दो, और दोनों कैसा स्फेयर होना चाहिए, कंसेंट्रिक होना चाहिए, मतलब दोनों स्फेयर का सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम, विथ अ गैप बिटवीन देम, और उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप, एंड इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करे। तो ऐसे सिस्टम ऑफ प्लेट को आप क्या कहते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब बात यह होती है कि अगर कोई स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है तो वो अपने अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो चलिए उसके डेरिवेशन को देखते हैं। कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए इसके लिए हम यहां पर दो कंसेंट्रिक स्फेयर को ड्रॉ करते हैं, एक स्फेयर ये और एक जस्ट इसके बाहर का स्फेयर। इसके सेंटर से पहले वाले स्फेयर का रेडियस R1, दूसरे वाले स्फेयर का रेडियस R2। इतनी बातें क्लियर है आपका। अब बात करते हैं कि अंदर वाले प्लेट पे कौन सा चार्ज दे दीजिए, पॉजिटिव। जैसे ही आप अंदर वाले प्लेट पे आप प्लस चार्ज देंगे, आप चाहे तो इसके लिए बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप चार्ज डायरेक्टली आप उस कंडक्टिंग स्फेरिकल प्लेट को भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं। अब इंडक्शन की प्रोसेस की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ध्यान रखिएगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, माइनस, और बाहर क्या आएगा आपका, प्लस। बाहर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और उस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए हम बाहर में क्या लगा के रखेंगे, अर्थिंग, जो इस पूरे प्लस चार्ज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब बात ये होती है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, मतलब इस प्लेट, ये जो कैपेसिटर है कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अपने को क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम डिराइव करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं।
तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल प्लस लो पोटेंशियल, दोनों प्लेट की पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पर होता है आपका के क्यू अपॉन आर, तो आप यूज कर लीजिए के की वैल्यू, के प्लस वाले प्लेट का चार्ज कितना है क्यू और उसकी रेडियस कितनी है r1, ठीक है। दूसरा वाला जो प्लेट है उसका चार्ज कितना है आपका, तो माइनस क्यू, ध्यान रखिएगा माइनस क्यू और उसकी रेडियस कितनी है r2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं के क्यू अपॉन r1 माइनस के क्यू अपॉन r2। अब क्या करिए, k और q को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। k की वैल्यू याद रखिएगा क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने फर्स्ट वाले अपना जो लेक्चर था उसमें भी अपलोड किया था, तो आप जरूर उस लेक्चर को भी आप देखें। बचेगा क्या 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ना लिखकर इसका एलसीएम ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे तो एलसीएम कितना होगा r1 r2 और यहाँ हो जाएगा r2 माइनस r1, और ये आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर मिल जाएगा। जैसे ही V मिला तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कीजिए, Q इज इक्वल टू सी बी, याद रखिएगा क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी बी, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q और V कितना है आपका, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q से Q क्या होगा, कैंसिल, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला टर्म घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। और इस तरीके से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी आपको स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का पूछा जाए कितना कैपेसिटेंस है, तो आपका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इतनी बातें क्लियर है। तो इस तरीके से आप स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि एक कैपेसिटर होता है जिसको कहते हैं सिंगल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इसका मतलब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक अंदर वाला प्लेट और एक बाहर वाला प्लेट, जिसको एक इनर कंडक्टिंग स्फीयर, आउटर कंडक्टिंग स्फीयर। हम कहते हैं इनर वाला कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस थी r1 और इनर वाले पे आप प्लस q चार्ज दे दीजिए, ठीक है। और जो दूसरा प्लेट है ना, उसे आप मानकर चलिए कि कहीं बहुत दूर है वो प्लेट, बहुत दूर, और आप कहेंगे R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, आप कह सकते हैं। और इस वाले प्लेट पे क्या है ना, माइनस चार्ज, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इन्फिनिटी पे कौन जाएगा, वहां पे मान लीजिए कि माइनस क्यू का चार्ज वहां पे आपका प्रेजेंट है। तो इस वाले प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, प्लस क्यू। इन्फिनिटी वाले प्लेट पे कितना चार्ज मान लीजिए, माइनस क्यू। तो बताइए इसमें रियलिटी में कितना स्फीयर है, एक। तो आप इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर, सिंगल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब बात ये होगी कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप इसकी कैपेसिटेंस के लिए ज्यादा परेशान ना हो, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करें, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप कहेंगे सर ये जो R2 है ये भी इंफिनिटी है, नीचे R2 भी इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो आपका कहते हैं कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी तो इक्वेशन में होनी ही नहीं चाहिए, पर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इसका मतलब ये फॉर्मूले में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, R2 की वैल्यू को नीचे उतार कर ले आइए, क्या होगा, R2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2। अब एक देखिए, R2 अपॉन R2 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, पर यहां पे ये कैंसिल होगा,
क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि R2 की वैल्यू जितना हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं उतना ही R2 की वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। जब दोनों टर्म सेम हो तो दोनों टर्म कैंसिल होकर क्या होगा? 1। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है कुछ भी वैल्यू, पर अगर हम R2 को अगर एक फिक्स्ड बहुत बड़ी वैल्यू को आप कंसिडर कर रहे हैं तो नीचे भी तो R2 है ना, तो R2 और R2 इसलिए कैंसिल होकर क्या हो गया? 1। R1 अपॉन R2, R2 तो इन्फिनिटी था ना, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसी को आप इन जनरल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरीके से आप इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो अभी हम लोगों ने पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लिया, उसके बाद पूरा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर देख लिया। अब हम लोग एक लास्ट कैपेसिटर को यहां पर देखेंगे और वो है हमारा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। चलिए फटाफट देखते हैं क्या है आपका सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। और ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, जैसे पैरेलल प्लेट था तो दो पैरेलल में प्लेट रखे, स्फेरिकल प्लेट है दो कंसेंट्रिक स्फीयर रखे, सिलेंड्रिकल प्लेट है तो दो को एक्सियल सिलेंडर को प्लेस कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए, अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, एंड इज मेड अप ऑफ, और ये बनता है टू कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल सेल, दो कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल सेल को मिलाकर बनता है, विच सेपरेट बाय द डाइलेक्ट्रिक, जो कि दोनों के बीच में कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब इंसुलेटर बेस्ड कोई ना कोई मीडियम होगा जो दोनों सिलेंडर के बीच में आपका बना रहेगा। तो अगर ऐसा कोई कैपेसिटर है तो ऐसे कैपेसिटर को कहते हैं सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कैपेसिटर है तो आप बताइए इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? बहुत ही सिंपल सा टर्म, कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस बताइए कितनी होगी, कितनी इसकी कैपेसिटी है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सके। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा टर्म है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक सिलेंडर है और एक दूसरा सिलेंडर हम रख रहे हैं यहां पे, इस टाइप का, और दोनों को एक्सियल सिलेंडर है, मतलब दोनों के एक्सेस क्या है आपके? सेम। इस वाले सिलेंडर पे हमने प्लस चार्ज दिया, और प्लस चार्ज देने की वजह से इधर क्या आएगा आपका? निगेटिव चार्ज। बाहर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, पर हमने क्या कर दिया? अर्थिंग। अर्थिंग की वजह से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस के बीच में क्या सेटअप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और हम भी क्या कर रहे हैं? इधर ही डिस्प्लेस करवा रहे हैं, हम भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में किए। एक काम, यही काम हमने किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी, और यही काम हम कर रहे हैं सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में। तो एक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dx। अब डेल्टा V का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो आप कहेंगे हाई पोटेंशियल, और सॉरी चेंज इन पोटेंशियल की बात करेंगे dx। अब डेल्टा V क्या होगा आपका? तो डेल्टा V को कहते हैं चेंज। चेंज का मतलब आप जहां गए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल प्लेट क्या है? माइनस वाले का, इनिशियल क्या है? प्लस वाले का। तो आप कहेंगे V माइनस माइनस V प्लस इज इक्वल टू माइनस, और डॉट हटेगा तो क्या लगेगा? कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, माइनस साइन इधर आएगा तो ये पलटी खाएगा, तो V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dx। अब एक बात देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि जब आप
सिलेंड्रिकल प्लेट की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये आपका डेरिवेशन है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर में डिराइव करवाया गया होगा, इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में x आपका वेरिएबल हो जाता है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट यहां पर E को बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, E की वैल्यू रखनी पड़ेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x डॉट dx। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान लीजिए रेडियस अंदर वाले का r1 और बाहर वाले का रेडियस r2, तो कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r1 से r2। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डॉट dx r1 से r2। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे log x लिमिट r1 से r2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r2 माइनस log r1। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है। तो आप कहेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r2 बाई r1, और ये v की वैल्यू मिल गई आपको, तो कह देना देन, और एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला q इज इक्वल टू cv, देन c इज इक्वल टू q अपॉन v, तो c इज इक्वल टू q और v की जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r2 अपॉन r1। ठीक है, अब बताइए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो कहेंगे q इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए लेम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब है q अपॉन l इंटू log r2 बाई r1। तो q से q क्या हो गया, कैंसिल, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log r2 बाई r1। और इस तरीके से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए तीनों कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। चलिए तो एक बार और इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड अप करें। चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, और इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरे कैपेसिटर के हर एक पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ पे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट में रिप्लाई करें, और साथ ही साथ आप हो सके तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, तो थैंक्स अ लॉट।